हेलो। सभी विद्यार्थियों का केपी कॉलेज की यूट्यूब क्लासेज में मैं इतिहास जिज्ञासु नरेंद्र पाल सिंह सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं सेमेस्टर 5 के विद्यार्थियों के लिए महा मैराथन क्लास को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अगर आपको लग रहा है कि आप 12 महीने नहीं पढ़े, तो उसी क्लास के अंदर सारा मैटर आपको बताया जाएगा कि कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कौन सा प्रश्न परीक्षा के अंदर आएगा और कैसे प्रश्न बनेगा। उन सारी बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस क्लास की बात करने से पहले आज नवरात्र का तीसरा दिन है। सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ में सभी विद्यार्थियों को ईद मुबारक। आज ईद का त्योहार भी है। चलिएगा, एक मोटिवेशन कोड से अपनी क्लासेस शुरू करते हैं कि राहें जहां तक जाएगी, राहें जहां तक जाएगी, रागीर वहां तक जाएगा। उठा खींच धनुष की डोर, उठा खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, निशाना साधो अपनी मंजिल का। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बाकी बाद में देखा जाएगा कि ये तीर कहां तक जाएगा, बाकी बाद में देखा जाएगा कि ये तीर कहां तक जाएगा। अगर आपको मेरा मोटिवेशन कोड पसंद आया है तो केपी कॉलेज के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि आने वाले जो भी हमारे विशेषज्ञों द्वारा जो वीडियो है वो आपको मिल सके। ये ध्यान रखिए। चलिएगा, 5 सेमेस्टर हिस्ट्री महा मैराथन क्लास, इससे बार कुछ भी नहीं। एक ही क्लास में संपूर्ण रिवीजन आपको दिया जाएगा। एक ही क्लास के अंदर संपूर्ण रिवीजन की अपन बात करेंगे। कई विद्यार्थियों का कई दिनों से मेरे पास मैसेज भी आ रहा है, कई विद्यार्थियों के कॉल भी आए कि सर हमारी 5 सेमेस्टर की क्लासें कब लगेगी। तो मैंने उनको बोला था कि आपके लिए बहुत जल्द मैं 5 सेमेस्टर की क्लास महा मैराथन रामबाण कैप्सूल है वो आपके लिए लेकर आऊंगा। तो अभी चलिएगा, अपन अपनी क्लासेस शुरू करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न कौन से रहने वाले हैं जो अपनी परीक्षा में अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे। मुझे लगता है कि कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इस वीडियो में अंतिम समय तक नहीं बने रहेंगे, इसलिए आप अपनी कॉपी में मेरे साथ नोट कीजिएगा कि कौन सा प्रश्न परीक्षा में इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको बताऊंगा। पहले निबंधात्मक प्रश्न की सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे कि कौन सा प्रश्न परीक्षा में इस बार अपनी भूमिका अदा करेगा, ये ध्यान रखना है। तो इस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। आप अपने कॉपी में साथ में प्रश्न जरूर लिखिएगा। जो अगर मैं बता रहा हूं कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसको परीक्षा में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। जरा देर लगेगी, अब देर तो क्या लगेगी, ये सीधा 23 तारीख को सुबह आपका पेपर होगा, ये ध्यान रखना। सिर्फ मात्र 2 दिन आपके लिए शेष रहेगा, ये ध्यान रखना। पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में ये है। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, इसकी कथन की सत्यता को आंकिए। पहले इस प्रश्न पर चर्चा करने से पहले कुछ पूर्व की मैं आपको बात करता हूं। वैसे इतिहास को सुविधा की दृष्टि से हम समझने के लिए 3 पार्ट्स के अंदर बांटा गया है। एक प्राचीन काल का इतिहास, प्राचीन काल, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक काल। प्राचीन काल का जो इतिहास है उसको हिंदू काल कहते हैं, क्योंकि इस काल के दौरान सभी हिंदू राजाओं का शासन रहा। दूसरा काल है मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन जो इतिहास है उसको मुस्लिम काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में जो मुस्लिम शासकों का शासन रहा। जैसे मैं बात करूंगा, इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, अलाउद्दीन खिलजी है, फिरोज शाह तुगलक है, इनके नाम आते हैं। बादशाह अकबर का नाम आता है, बाबर का नाम आता है, हुमायूं का नाम आता है। ये मध्यकालीन इतिहास में उनका अपना शासन रहा। हम बात करते हैं, एक तीसरा पार्ट था जिसका नाम था आधुनिक काल, और आधुनिक काल को अंग्रेजी शासनकाल के नाम से जाना जाता है। अब अंग्रेजी शासनकाल इसको क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का इंडिया के ऊपर शासन रहा। अंग्रेज लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, ये आपको सभी बात पता है 8वीं क्लास से। 1600 ईस्वी में आए, उन्होंने यहाँ पर एक कंपनी लगाई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी।
धीरे धीरे उन्होंने भारत पर पूरी तरह से राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से देखो भारत पर अधिपत्य स्थापित किया और भारत पर ही रहना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। ऐसे कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया था, भारत को खोखला बना दिया। एक टाइम था गुप्त काल की, अपन बात करें पूर्व की, तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश हमारा, ऐसा हमारा भारत देश हुआ करता था। तभी तो बहुत सारी विदेशी जातियां हैं वो भारत में आधिपत्य स्थापित करने के लिए आई थी। इन सारे इस प्रश्नों पर हम उनकी बात करेंगे, कौन कौन से विदेशी आए और किस तरीके से हमारे भारत को पूरी तरह से खोखला बना दिया, ये ध्यान रखना। मैं यहां पर बात करेंगे अपने 5 सेमेस्टर में मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास। चलिएगा, ये हमारा है मध्यकालीन इतिहास। एक कुछ बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास ये मैंने आपको बता दिया है, यहां पर मुसलमानों का शासन रहा। सुविधा की दृष्टि से अपन बात करें मध्यकालीन इतिहास का जो समय है, समय की बात करें, मध्यकालीन इतिहास का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहता है। मध्यकालीन इतिहास का टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो मध्यकालीन इतिहास का रहता है। मध्यकालीन इतिहास को समझने के लिए सुविधा की दृष्टि से उसको 2 भागों में बांटा गया है। भाई कितने भाग में बांटा गया है? मध्यकालीन इतिहास को समझना है तो मध्यकालीन इतिहास को समझने के लिए 2 भागों में मध्यकालीन इतिहास को डिवाइड किया गया है। पहले काल का नाम है जिसका नाम है सल्तनत काल और दूसरे भाग का नाम है मुगल काल। क्या नाम है? मुगल काल। अब हम यहां पर बताएंगे सल्तनत काल का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेकर 1526 तक रहता है। टाइम पीरियड को समय भी बोलते हैं, काल निर्धारण भी बोलते हैं। सल्तनत काल के टाइम पीरियड की समय की बात करें, हम सीधा समय पर आते हैं। सल्तनत काल का समय, सल्तनत काल का समय है वो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का अगर किसी का कोई टाइम पीरियड रहता है वो सल्तनत काल का रहता है। दूसरी बात करेंगे हम मुगल काल की। मुगल काल का जो समय है, टाइम पीरियड है वो 1526 से लगाकर 1707 ईस्वी तक का अगर कोई टाइम पीरियड है तो वो मुगल काल का रहता है। अब 1707 में ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके कारण मुगल साम्राज्य है वो पतन के गर्त में चला गया? मुगल साम्राज्य के एक अंतिम शक्तिशाली शासक हम बोल सकते, अंतिम शासक नहीं बोल सकते, जिनका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब एक धार्मिक कट्टर मुस्लिम शासक था जिसके कारण जो मुगल साम्राज्य है वो पतन के गर्त में चला गया। औरंगजेब तक तो स्थिति इंडिया में बहुत अच्छी रही इन मुगलों की, लेकिन इसके बाद जितने भी शासक हुए हम बात करेंगे, जैसे फखरुशियर हुए, अकबर द्वितीय हुए और रोशन अख्तर हुए, बहुत सारे जो शासक हुए वो इतने योग्य नहीं थे कि मुगल शासक को अच्छी तरह से संभाल के रखे। उनमें जो योग्यता नहीं थी जिसके कारण मुगल साम्राज्य 1707 में पतन की गर्त में चला गया। अपन 5 सेमेस्टर में सिर्फ अगर हम बात करेंगे मुगल का मध्यकालीन इतिहास के 2 पार्ट से, सल्तनत काल और दूसरा है मध्यकाल। अपन 5 सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए सिर्फ सल्तनत काल की बात करेंगे और सल्तनत काल में बात करेंगे कौन कौन से सुल्तान हुए। सल्तनत काल के जितने भी राजा हैं, 2 नंबर में अगर बेटा प्रश्न पूछा जाता है कि सल्तनत काल के राजा और शासक को क्या कहते हैं, तो उनको कहते थे सुल्तान। क्या बोलते थे? सुल्तान। सल्तनत काल के राजा और शासक को क्या कहते थे? सुल्तान। दूसरा है मुगल काल, और मुगल काल के राजा और शासक को कहते थे बादशाह। क्या बोलते थे? बादशाह। ये ध्यान रखना, 2 नंबर में अगर यहां से सवाल आए। सल्तनत कालीन इतिहास 5 सेमेस्टर में सिर्फ हम इसकी बात करेंगे और 6 सेमेस्टर में हम मुगल काल की बात करेंगे। तो सल्तनत काल में ये सारा मैटर है कि सल्तनत काल के जो शासक कौन कौन से थे, उनकी उपलब्धियां क्या थी, उनकी स्थापत्य कला शैली में उन्होंने किन किन की मस्जिदों का निर्माण करवाया, किन किन महलों का निर्माण करवाया, किन किन शैलियों का उसमें उपयोग किया गया, उनकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी,
उनकी इक्ता प्रथा व्यवस्था कैसी थी, इन सारी बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिएगा, सल्तनत काल हम बात करेंगे। अपने 5 सेमेस्टर में मात्र सल्तनत काल को पढ़ना है। यह है सल्तनत काल बेटा। क्या है? सल्तनत काल। सल्तनत काल। और इस सल्तनत काल के में 5 वंशों ने शासन किया। सारे मैटर पर हम 5 वंशों के बारे में पढ़ेंगे। कितने वंशों ने शासन किया? 5 वंशों ने शासन किया। कितने वंश थे? 5 वंशों ने इस दिल्ली पर शासन किया। कहां पर? दिल्ली। सल्तनत काल के जो सुल्तान हैं वो कहां से शासन संचालित करते थे? उनकी राजधानी कहां थी? दिल्ली में। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सल्तनत काल का ऐसा कौन सा शासक था जिसकी राजधानी दिल्ली नहीं रही, लाहौर रही। एकमात्र एक सुल्तान ऐसा था जिसने अपनी राजधानी को लाहौर बनाया था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बाकी सभी सुल्तानों की राजधानी है वो दिल्ली रही। ये ध्यान रखना। लाहौर किस सुल्तान की राजधानी रही? कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की रही। किसकी रही? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस पर हम चर्चा करेंगे, बहुत सारी बात अपन करें। 5 वंशों में अपन बात करेंगे। पहला जो वंश था वो बेटा था गुलाम वंश। गुलाम वंश। और इसी गुलाम वंश का बेटा जो टाइम पीरियड रहता है, गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1206 ईस्वी से लगाकर 1206 ईस्वी से लगाकर 1290 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड रहता है वो गुलाम वंश का रहता है। इसके बाद एक नया वंश दिल्ली पर देखने को मिला, वो था खिलजी वंश। क्या थी? खिलजी वंश। और इसी खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड रहता है, समय रहता है, वो 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक का अगर किसी का टाइम पीरियड है तो वो खिलजी वंश का है। खिलजी वंश के बाद में दिल्ली पर एक नए वंश हमें देखने को मिला, वो था तुगलक वंश। कौन सा वंश था? तुगलक वंश। और तुगलक वंश का जो बेटा टाइम पीरियड है वो 1320 से लगाकर 1414 ईस्वी तक रहता है बेटा। 1320 से लगाकर 1414 ईस्वी तक का अगर किसी का टाइम पीरियड है तो वो तुगलक वंश का है। तुगलक वंश ने इस दिल्ली पर अपनी जो अहम भूमिका है वो 1320 से लगाकर 1414 ईस्वी तक अपनी भूमिका अदा की थी तुगलक वंश के ने। ये ध्यान रखना है, टाइम पीरियड है। समय की बात करें अपन हिंदी में अगर कहे तो उसको समय भी बोल सकते, काल निर्धारण बोलते। इतिहास में अगर इतिहास के संदर्भ में हम बात करें तो चलेगा। दूसरी अगर हम बात करें, इसके बाद में दिल्ली पर एक नया राजवंश हमें देखने को मिला। वो नया राजवंश से बड़ा अटपटा नाम है जिसका नाम है सैयद वंश। कौन सा वंश है? सैयद वंश। सैयद वंश। और इसी सैयद वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक का अगर किसी का टाइम पीरियड है वो सैयद वंश का है। किसका है? सैयद वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी तक इंडिया पर शासन किया। दूसरी अगर हम बात करें तो सबसे अंतिम वंश इस दिल्ली पर सल्तनत काल का सबसे अंतिम वंश था, वो था लोधी वंश। कौन सा था? लोधी वंश। आइए इस पर यहां पर चर्चा करता हूं। लोधी वंश क्या है? इस लोधी वंश का जो टाइम पीरियड है बेटा वो रहता है 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक का टाइम पीरियड है वो लोधी वंश का है। 1526 ईस्वी में लोधी वंश का पतन हो गया। कि 1526 में लोधी वंश का एक अंतिम शासक था जिनका नाम था इब्राहिम लोधी। और यही इब्राहिम लोधी पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। वो लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य लड़ा गया। इसमें लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी की पराजय हुई और बाबर की विजय हुई। इब्राहिम लोधी पहला सल्तनतकालीन सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। यह सवाल कई बार आया है कि दिल्ली सल्तनत में उस सुल्तान का नाम बताइए। नोट कीजिएगा, जो युद्ध भूमि के अंदर मारा गया था वो था इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी युद्ध भूमि के अंदर मारा जाने वाला पहला सल्तनतकालीन सुल्तान था। यह ध्यान रखना। ये हमने टाइम पीरियड
और इन वंशों के बारे में अपन चर्चा करेंगे पूरी तरह से इन पेपर में, ये ध्यान रखना। गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। एक सवाल ये परीक्षा के अंदर कई बार पूछा जाता है उनसे संस्थापक को लेकर। क्या पूछा जाता है? संस्थापक को लेकर। तो मैं यहां पर आपसे उनके संस्थापक की, जिसकी स्थापना करने वाले कौन थे, तो यहां पर पहला जो वंश था जिसका नाम था बेटा गुलाम वंश, और उसका अन्य नाम और भी है जिसका नाम है दास वंश। क्या है? दास वंश। और इस वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के जो संस्थापक कौन थे? 2 नंबर में अगर सवाल आए बेटा तो आप लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। सीधा ये लिखते ही आपके 2 नंबर आने की पूरी संभावना रहेगी। अगर यहां पर थोड़ा सेंज करके प्रश्न पूछा जाता है कि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। वास्तविक संस्थापक की अगर बेटा बात आती है तो यहां पर आप लिखेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश है, वो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक थे। ये आपको नोट करने योग्य बातें हैं। दूसरा जो वंश है वो वंश था, इसके बाद में आया, वो था खिलजी वंश। कौन था? खिलजी वंश। और इस खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे? खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी हैं, वो खिलजी वंश के संस्थापक थे। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी हैं, वो खिलजी वंश के संस्थापक थे। ये भी प्रश्न, और यहां पर भी अगर प्रश्न कई बार ये पूछा जाता है, वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बेटा कि खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो थे एके। कौन थे? एके। मैंने शॉर्ट में नाम लिखा। एके कौन है? एके का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? वास्तविक संस्थापक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। तीसरे वंश की अगर हम बात करें वो है बेटा तुगलक वंश। कौन सा वंश है? तुगलक वंश। तो ये हमारा जो है तुगलक वंश, और तुगलक वंश के जो संस्थापक थे जिनका नाम था ग्यासुद्दीन तुगलक। कौन था बेटा? ग्यासुद्दीन तुगलक है, वो तुगलक वंश के संस्थापक थे। कई बार सवाल ये पूछा गया है, नोट कीजिएगा अपने कॉपी में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में अपनी अहम भूमिका कई बार निभाते हुए नजर आया है, ये ध्यान रखना। तो तुगलक वंश के संस्थापक का नाम आता है बेटा, तो आप सीधा उसका उत्तर ग्यासुद्दीन तुगलक हैं, वो तुगलक वंश के संस्थापक थे। दूसरी बात करें तो सैयद वंश है, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? ये प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आप लिखेंगे सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो खिज्र खां थे। कौन थे? खिज्र खां। खिज्र खां है, वो सैयद वंश के संस्थापक थे। दूसरी अगर हम बात करें अंतिम वंश की बात करें, अब सल्तनत काल के अंतिम वंश की अगर बात करें, और उस अंतिम वंश का नाम है लोधी वंश। क्या नाम है बेटा? नोट कीजिएगा, लोधी वंश। कौन सा वंश है? लोधी। और इस लोधी वंश के जो संस्थापक थे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी है, वो लोधी वंश के क्या थे? संस्थापक थे। ये कुछ बातें थी, यहां से 2 नंबर में कई बार सवाल पूछा जाता है, तो आपको इसके बारे में ध्यान होना चाहिए। चलिएगा अपन बात करते कौन सा प्रश्न इस बार परीक्षा में इंपोर्टेंट रहने वाला है। पहला सवाल है इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, इस कथन को आखिए। अगर इल्तुतमिश से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये वही प्रश्न है। अगर यहां पर पूछा जाता है कि इल्तुतमिश की उपलब्धियों के बारे में वर्णन कीजिए, तो भी यही प्रश्न है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर कोई भी नाम थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है, आप बिल्कुल न घबराएं,
सीधा इल्तुतमिश का ये प्रश्न लिखे, यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ हो सकता है, उसकी उपलब्धियों का वर्णन करो, तो भी प्रश्न आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रहता है, वेरी मोस्ट है। इल्तुतमिश वाला प्रश्न परीक्षा में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकता है। दूसरे नंबर वाला प्रश्न तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में मैं क्या कहूं। मेरे देखो, बलबन ने रक्त एवं लोहे की नीति का अनुसरण किया, इस कथन की सत्यता को आंकिए। ये प्रश्न परीक्षा में 100% आएगा, वेरी मोस्ट प्रश्न है, नोट कीजिएगा कि बलबन ने रक्त एवं लोहे की नीति क्यों अपनाई। ये एक तानाशाही सुल्तान था, दरबार में बहुत कठोर नियम थे, पूरी तरह से अनुशासन था, मंत्रियों में भय था इतना, उसने जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए सालिसा मंडल को नष्ट कर दिया। किसी प्रकार का डरने वाला शासक नहीं था। बलबन स्वयं कहता है कि मुझे प्रजा की रक्षा के लिए इस धरती पर भेजा गया है, मेरे नियम है वो स्वयं भगवान ने बनाए, अल्लाह ने बनाए हैं, और मेरे नियम ही कानून है। ऐसा शासक था ये ध्यान रखना। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी की विभिन्न विजयों का वर्णन करो, वेरी मोस्ट प्रश्न है, इंपोर्टेंट। अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख विजयों का वर्णन करो। इसमें देखो बात करेंगे, वारगल की विजय है, देवगिरी की विजय है, दक्षिण भारत की बात करें, गुजरात पर आक्रमण है, अलाउद्दीन खिलजी आया था। अरे ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ आया, अरे राजस्थान में रणथंभौर आया, और राजस्थान में जालौर आया, और सिवाना के दुर्ग को का पतन करता है, और वहां पर इसके यानी पूरी तरह से किले को नष्ट कर दिया। जौहर होता है इस अलाउद्दीन खिलजी के कारण। हमारे राजस्थान की, हमारी ऐसी राजस्थान की धरती है। अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर इतने सारे अटैक किए, विजय अभियान में आपने इस सारे बिंदुओं पर आप बात कर सकते हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल राइट रहेगा, ये ध्यान रखना, वेरी गुड। अब जो प्रश्न बताने जा रहा हूं वो तो 100% है, गारंटी 100% कीजिएगा प्रश्न। 100% आपको ये प्रश्न परीक्षा में भूमिका अदा करेगा, मतलब करेगा। जब भी मैं भी पढ़ता था तो ये प्रश्न हमेशा आता ही है, आना ही पड़ेगा, तुझे जरा देर लगेगी। अब देर तो क्या लगेगी, अब तो सिर्फ एक ही दिन आपके लिए शेष है। कितना दिन है? एक ही दिन है। अब एक दिन में आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजना कौन सी? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये उनकी योजना थी। 2 आब में करवर्दी, ये उसकी योजना थी। देवगिरी को राजधानी, ये उसकी योजना थी। कृषि में राजस्व में सुधार, ये उसकी योजना थी। और सारी योजना उसकी फेल हो जाया करती है, क्योंकि ये हटी उतावला स्वभाव का सुल्तान हुआ करता था, संकी स्वभाव का व्यक्ति था। हर काम है वो जल्दी से करने का प्रयास करता, इसलिए वो फेल हो गया मार्केट के अंदर, ये ध्यान रखना। चलिएगा, अब जो एक प्रश्न है, अगर फिरोज तुगलक से कोई प्रश्न आता है तो या तो उसकी प्रशासन व्यवस्था से पूछा जाता है या उसकी धार्मिक नीति से, ये ही प्रश्न पूछा जाएगा। अपन मोहम्मद बिन तुगलक की ये विभिन्न योजना और एक इल्तुतमिश को आप अच्छी तरह से याद करें, और एक अलाउद्दीन खिलजी की विजय अभियान या उसके बाजार नियंत्रण नीति को अच्छी तरह से याद करें, ये सवाल पूछा जाएगा। अगले बिंदु की हम बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय प्रांतीय शासन। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कीजिएगा, वेरी मोस्ट। दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन, इन सल्तनत काल के लोगों का जो शासन व्यवस्था कैसी थी, इन पर प्रश्न जरूर बनेगा परीक्षा में। जहां तक मुझे लगता है इस बार जो फर्स्ट 5 सेमेस्टर है वो पहली बार हो रहा है, तो हमने तो अनुमान लगाया है कि ये प्रश्न बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर ने तो मुझे बोला था ये ही प्रश्न याद करके जाऊंगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने तो दूसरा तो पढ़ा ही नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा, पढ़ना तो आपको पूरे 19 प्रश्न है, यहां से प्रश्न पेपर बाहर नहीं जाएगा, लेकिन इनको विशेष कर पढ़ना है, जो मैंने 100% 100% लगाया है। अब देखो यहां से एक प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली और सैनिक सुधार का वर्णन कीजिए। जो दिल्ली के सुल्तान थे उनकी एकता प्रणाली क्या थी, उनका सैनिक सुधार, उन्होंने सेना में सुधार करने के लिए कौन कौन सा प्रयास किया, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न। दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला शैली का वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रहता है।
स्थापत्य कला शैली में उसमें उन्होंने कौन सा मकबरा बनाया, कौन सी मस्जिद बनाई, कौन से महल बनाए, इनके बारे में अपन, और उसमें कौन कौन से पत्थरों का उपयोग किया गया, उनमें कितने कैसे खंबे बनाए गए, उनके मेहराब कैसे थे, उन पर किसका प्रभाव था, ये कौन कौन सी शैलियों का उपयोग किया गया, ये स्थापत्य कला शैली से पूछा जाता है। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत के चित्रकला और मूर्तिकला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उनकी चित्रकला कैसी थी, उनमें कौन सी विशेषताएं थी, क्या उसमें पशु पक्षियों के चित्र थे, क्या उसमें मनुष्यों के चित्र थे, क्या उसमें दरबार के चित्र थे, चित्र थे तो उसमें कौन कौन से रंगों का उपयोग किया गया, और चित्र किस तरीके से बनाए जाते थे, उनकी सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे आगामी अपन जो पढ़ेंगे तब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, हमने ऊपर लिखना था, ये भी ये ध्यान रखना। आपको ये सवाल है, इन दोनों में से एक सवाल परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, ये इसको तैयार करके, या तो पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला शैली का वर्णन करो, या दिल्ली सल्तनत की चित्रकला और मूर्तिकला की विशेषताओं का वर्णन करो। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिया सुल्तान के उत्थान और पतन, पहली महिला शासिका कौन थी, पहली महिला शासिका इंडिया पर, इस भारत में पहली जो महिला जो शासन करने वाली कौन थी, रजिया सुल्तान। कौन थी, रजिया सुल्तान है। ये 2 नंबर में अगर प्रश्न पूछा जाता है, रजिया, रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका थी। प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान, ये ध्यान रखना, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा रहता है। सैयद वंश कौन थे, इस वंश के प्रमुख शासकों का वर्णन करो। आपको सैयद वंश की स्थापना कब हुई, किसने की, और इस वंश में प्रमुख शासक कौन थे, इस पर हम चर्चा करनी है। अब मैं यहां प्रश्न लिखा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, लोधी वंश की उपलब्धियों का वर्णन करो। बहुत अच्छा प्रश्न, अगर यहां से अगर कोई प्रश्न बनता है तो लोधी वंश से पूछा जाएगा कि लोधी वंश का जो इब्राहिम लोधी है उसकी प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन करो। बेटा उपलब्धि का मतलब क्या होता है, कई विद्यार्थियों के दिमाग में ये भी सवाल आते हैं कि सर उपलब्धियां क्या है, तो इसने जीवन में कौन कौन सा कार्य किया, आप अपने जीवन में कौन कौन से कार्य करते वो उपलब्धियों में गिने जाएंगे। उन समय की सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी, उस समय राजनीतिक स्थिति उनकी कैसी थी, उन्होंने कौन कौन से कार्य जीवन में अच्छे किए, वो उपलब्धियों में पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना। यह प्रश्न पूछा जाएगा सिकंदर लोधी से, बहुत अच्छा व्यक्ति था सिकंदर लोधी भी, इब्राहिम लोधी और सिकंदर लोधी। कृषि व्यवस्था में उसने सुधार किया था सिकंदर लोधी भाई साहब ने, ये ध्यान रखना। उन्होंने राजस्व में भू माप का, पहले भूमि का माप कैसे कराया जाता है, ये सिकंदर लोधी ने अपनी अहम भूमिका अदा कर दी। दिल्ली सल्तनत की प्रमुख प्रांतीय शैली विशेषताओं का वर्णन करो, यह सवाल पक्का 100% परीक्षा में पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। इसको अच्छी तरह से पढ़कर 100% अपनी भूमिका अदा कर सकता है, उसको अच्छी तरह से पढ़े। दूसरे नंबर पर है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान राजतत्व सिद्धांत कौन से हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो कैसा व्यक्ति था, उसका राजतत्व सिद्धांत क्या था, क्या वो अपना शासन शरीयत के अनुसार चलाता था, इस्लामी कानून के अनुसार चलाता था, अगर इस्लामी कानून के अनुसार नहीं चलाता उस समय उनकी जनता के साथ उसका कैसा व्यवहार था, इन सारी बातों पर आपको चर्चा करनी है। दूसरी बात हम बात करते हैं इल्तुतमिश इसके बाद में शासक बना, तो ये कैसा व्यक्ति था जनता में, क्या ये भी शरीयत के अनुसार शासन करता था, खलीफा को अपना प्रतिनिधित्व मानता था या नहीं मानता, इस पर आपको बात करनी है। इसके राजतत्व सिद्धांत सभी एक एक बिंदु पर अपन बात करनी है। दूसरा है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के राजतत्व सिद्धांत, दिल्ली सल्तनत से पूर्व राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति। जब दिल्ली सल्तनत से पूर्व इंडिया की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति में उस समय किसका शासन था। सामाजिक स्थिति की बात करें उस समय वर्ण कितने भागों में विभाजित था, ब्राह्मण, शूद्र, निम्न, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं किसकी स्थिति मजबूत थी, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था या नहीं, क्या महिलाओं के प्रतिबंध था या महिलाओं को स्वतंत्रता दे रखी थी, या महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था या न, ये सामाजिक स्थिति। और आर्थिक स्थिति में उस समय कौन कौन से वो कृषि कार्य करते थे, उस समय उनका व्यापार कैसा था, उद्योग धंधे कैसे थे, वो सभी आर्थिक स्थिति के अंदर आएंगे। महमूद गजनवी और महमूद गोरी के विजय अभियान का वर्णन करो, ऐसा क्या हुआ
जिसके कारण महमूद गोरी और महमूद गजनवी को इंडिया में आना पड़ा। क्या ये धन दौलत लूटने के लिए इंडिया में आए थे? क्या अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए आए थे? और क्या अपने यहां घूमने के लिए आए थे? इन सारी बातों पर अपन चर्चा करेंगे। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सवालों को पढ़कर जाइएगा, जहां तक हो सके बेटा प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मैं कहता हूं 90% मेरी गारंटी है कि प्रश्न यहां से ही बनेंगे। फिर भी आप और भी पूरा पढ़े। ऐसा नहीं है कि देखो मैं आपको बोल सकता हूं कि भाई यहां से आएंगे, लेकिन आपको दूसरे और भी पढ़ने हैं बेटा। चलिएगा, अब हम बात करते हैं छोटे छोटे प्रश्नों की। मैं चाहता हूं कि आपके कोई भी 2 नंबर का प्रश्न गलत नहीं हो। मैं तो चाहता हूं कि बच्चा टॉप करे 99। और कई बार ऐसा हुआ है, अभी तो सेमेस्टर सिस्टम चलता है, मैं यहाँ 5 साल से केपी कॉलेज के अंदर सेवा दे रहा हूं, तो मैं बात करूंगा पूर्व की, 2020 की बात करूंगा, 2021-22 की। उसमें कई विद्यार्थी ऐसे थे जिसमें इतिहास में 98, उस समय सेमेस्टर सिस्टम नहीं हुआ करता था बेटा, पूरे नंबर वहां से ही लाने पड़ते थे। तो उस समय कई बच्चों ने 98, 97, 96 कई विद्यार्थियों के नंबर आए थे। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत की थी, अपनी अहम भूमिका, उन्होंने पूरी तरह से रात दिन पूरी तरह से ये प्रश्न याद किए थे कि भाई इल्तुतमिश कौन था, वो क्या था। चलिए हम 2 नंबर के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। 1 मिनट थोड़ा जल पी लेते हैं। अब सारे प्रश्नों पर हम एक एक बात पर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे। देखो, अपन 2 नंबर प्रश्न की बात करने से पहले आपका कुछ मनोरंजन हो जाए। मैं आपको एक शायरी सुनाता हूं कि हम वो रांझे हैं जो कभी हीर नहीं रखते। अरे हम वो रांझे हैं जो कभी हीर नहीं रखते हैं। हम पर्स तो रखते हैं लेकिन तस्वीर नहीं रखते। हम पर्स तो रखते हैं लेकिन तस्वीर नहीं रखते हैं। अगर तुझे जाना है तो जा, अगर तू जाना चाहती है तो जा। हम पायल तो रखते हैं लेकिन जंजीर नहीं रखते। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम पायल तो रखते हैं लेकिन जंजीर नहीं रखते। चलिएगा अगले। सल्तनत पूर्व भारत में व्यापारिक केंद्र कौन से थे? व्यापार कहां से होता था? जैसे कपड़ों का व्यापार है, मसालों का व्यापार है, कई व्यापार हुआ करते थे। आदान प्रदान जो व्यापार थे वो कहां से होते थे? उनके व्यापारिक केंद्र कौन से थे? ये प्रश्न परीक्षा में पूछे। एक तो है ताम्रलिप्त बंदरगाह है, वो बंगाल में है, ये व्यापारिक केंद्र थे। एक भरूच, ये गुजरात में है, यहां से सल्तनत कालीन लोगों का व्यापारिक केंद्र थे। एक कश्मीर जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, सल्तनत कालीन व्यापारिक केंद्र थे। उज्जैन, ये मध्य भारत के अंदर है, सल्तनत कालीन व्यापारिक केंद्र है। कांचीपुरम, ये दक्षिणी भारत में है, सल्तनत कालीन व्यापारिक केंद्र है। मदुरै, नागपट्टनम, ये सल्तनत कालीन व्यापारिक केंद्र है। यहां से कपड़ों का व्यापार है, मसालों का व्यापार है। यहां से कपड़ों का व्यापार है, मसालों का व्यापार है। मसालों का व्यापार हुआ करता था। वस्त्र, धातु, यहां पर देखो कहां कौन सा व्यापार होता था? वस्त्रों का व्यापार होता था, मसालों का व्यापार होता था और धातुओं का व्यापार होता था। ये जो व्यापारिक केंद्र थे, 2 नंबर में सवाल पूछा जाए कि सल्तनत पूर्व भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के नाम लिखो, तो आप लिखेंगे ताम्रलिप्ति, ये बंदरगाह है, ये बंगाल में है। भरूच कहां पर है? ये गुजरात में है। कन्नौज कहां पर है? ये उत्तर भारत के अंदर है। उज्जैन कहां पर है? मध्य भारत में। कांचीपुरम, ये दक्षिण भारत में है। मदुरै, नागपट्टनम कहां है? यहां से वस्त्र, मसाले और धातु का व्यापार हुआ करता था। किसका व्यापार होता था? धातु का व्यापार। ये जो केंद्र समुद्र, ये व्यापार समुद्रीय व स्थल मार्ग से होता था। समुद्री मार्ग से जो व्यापार होता था वो जहाजों के माध्यम से होता था, नावों के माध्यम से होता था। और स्थल मार्ग से कोई व्यापार होता था सल्तनत पूर्व, वह ऊंट गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, बैल गाड़ी
के माध्यम से ये व्यापार हुआ करते थे। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न परीक्षा में। सल्तनत पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, ये ध्यान रखना। उस समय जो भारत है वह कई छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। केंद्रीय सत्ता मजबूत नहीं थी, सत्ता बिल्कुल कमजोर थी। उस समय राजपूत, पाल, सोल, संदेल, पांड्य, इतने सारे जो शासक थे वो पूरी तरह से संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता थी, ये लड़ाई करते रहते थे। यानी शासन को उस समय की बात करें, ये क्या करते थे, सभी लोग लड़ाई करते रहते थे। राजनीतिक स्थिति, कुल पांड्य इन राज्यों में आपसी संघर्ष होता था, राज्य को लेकर लड़ाई झगड़ा करते थे। देखो उस समय सल्तनत पूर्व भारत कई छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। उस समय इंडिया में बहुत सारे जो जैसे थे सोल हैं, संदेल हैं, सोल संदेल, राष्ट्रकूट हैं, पाल हैं, शेर हैं, राजपूत है। ये लोग क्या करते थे, शासन करने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करते थे। तो उस समय राजनीतिक स्थिरता अस्थिरता थी, राजनीतिक स्थिति उस समय मजबूत नहीं थी। उस समय जो भारत है वो कई छोटे बड़े राज्यों में विभाजित थे। कौन कौन से, जो सोल है, संदेल है, राष्ट्रकूट है, पाल है, संदेल है, शेर है, इन राज्यों में विभाजित थे। ये आधिपत्य स्थापित करने के लिए आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते थे, जिससे भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वह स्थिर थी। ये विभाजन के कारण, और इसी विभाजन के कारण कई विदेशी जाति भारत में आधिपत्य स्थापित करने के लिए आई। अगर ये लोग मिलजुल कर रहते तो इंडिया में विदेशी जातियां नहीं आती, लेकिन इनके मिलजुल कर नहीं रहने के कारण इंडिया में विदेशी जातियों का आधिपत्य स्थापित हो गया। सल्तनत पूर्व शिक्षा का स्वरूप क्या था, ये ध्यान रखना। सल्तनत काल से पूर्व जो शिक्षा थी वो मठ है, गुरुकुल है और मंदिरों में दी जाती थी। उस समय जो शिक्षा का केंद्र था वो नालंदा और तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। सल्तनत पूर्व जो उस शिक्षा के केंद्र कौन से थे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो थे नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय सल्तनत काल से पूर्व शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था, पाली और प्राकृत, ये ध्यान रखना। विषय वेद, दर्शन, व्याकरण, गणित, खगोल शास्त्र, शिक्षा, धार्मिक, नैतिक आधार, ये ध्यान रखना। सल्तनत काल में जो शिक्षा थी वो मठों में दी जाती थी, गुरुकुल में दी जाती थी और साथ में मंदिरों में दी जाती थी। उस समय जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र में अगर किसी का नाम आता है तो नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। यहां देश विदेश से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। यहां पर जो शिक्षा है वो संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा में दी जाती थी। भाषा अगर कोई थी तो वो संस्कृत थी, पाली और प्राकृत भाषा में। और उस समय जो शिक्षा दी थी वो किसकी दी जाती थी, वेद की दी जाती थी, दर्शन की दी जाती थी, व्याकरण की दी जाती थी, गणित की दी जाती थी, ज्योतिष की दी जाती थी। इतनी सारी जो शिक्षाएं हैं उस समय दी जाती थी, ये धार्मिक नैतिक आधार पर आधारित थी, ये ध्यान रखना। उस समय यहां से इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि सल्तनत से पूर्व शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से थे, तो ये ध्यान रखना है। और उस समय जो शिक्षा है वो कहां पर दी जाती थी और कौन कौन सा। सल्तनत पूर्व भारत की आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें, सल्तनत पूर्व भारत की जो आर्थिक स्थिति थी, कृषि प्रधान देश था। उस समय जब बात करें तो भारत है वो कृषि प्रधान देश था। कैसा देश था भारत उस समय, कृषि प्रधान देश था। हमारा इंडिया कैसा था, कृषि। ये लोग पशुपालन, कृषि और शिल्प उद्योग से अपनी जीविका चलाते थे। ये लोग हैं कृषि, पशुपालन, शिल्प उद्योग से अपनी आजीविका ये चलाते थे।
उस समय जो व्यापार है वो आंतरिक और बाह्य दो प्रकार से व्यापार होते थे। उस समय जो इंडिया में व्यापार है वो आंतरिक और बाह्य दो प्रकार से व्यापार होता था। आंतरिक यानी अपने देश के अंदर व्यापार, और बाहरी यानी अपने देश से दूसरे देशों के साथ जो व्यापार किया जाता था उसको बाहरी व्यापार कहते हैं। आपका प्रश्न 2 नंबर में आया, आंतरिक व्यापार से क्या तात्पर्य? अपने ही देश के अंदर जो व्यापार होता था उसको आंतरिक व्यापार कहते थे। नोट करने योग्य बातें हैं। दूसरा है बाह्य व्यापार, अपने देश से बाहर जो व्यापार किया जाता था उसको बाह्य व्यापार कहते थे। ये ध्यान रखना है। उस समय जो लोग थे कृषि, पशुपालन और शिल्प से अपनी आजीविका चलाते थे। इंडिया उस समय कृषि प्रधान देश था, पूरी तरह से परिपूर्ण हमारा देश था। उस समय आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, तभी तो भारत के अंदर बहुत सारी बाह्य लोग भारत के अंदर आए। भारत को तभी तो सोने की चिड़िया कहते थे। अपन बात करते हैं हम गुप्त काल की, सोने की चिड़िया इंडिया को कहा जाए। बहुत सारी विदेशी जातियां इंडिया में आई, हूण आए, मंगोल आए, शक आए, कुषाण आए, डच आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए और बहुत सारी तिब्बत वगैरह बहुत पुर्तगाली लोग आए, इंडिया को खूब लूटा। ऐसा हमारा भारत देश थोड़ा था, भारत के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। तभी तो अपने एक, जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी आती है, गाना चलता है कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश हमारा, ऐसा हमारा इंडिया भारत देश हुआ करता था। लेकिन भारत को पूरी तरह से खोखला बना दिया। ये लोग आए और स्पंज के भांति अपने भारत के इसमें जो धन लेकर वो इंग्लैंड वगैरह चले गए। ये ध्यान रखना है। दूसरी बात पर अगले आगामी प्रश्न पर अच्छा करें, सल्तनत पूर्व भारत में शिल्प और उद्योग महत्व, ये ध्यान रखना। शिल्प, सल्तनत काल में भारत में शिल्प और की बात करते हैं अपन। सल्तनत काल में जो लोग थे वो शिल्प उद्योग, अर्थव्यवस्था, शिल्प उद्योग अर्थव्यवस्था का प्रमुख कारण था। ये लोग कपड़ों का निर्माण करते थे, धातुओं से कई प्रकार के वस्तु बनाने, आभूषण और मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का कार्य किया करते थे। ये आदि वस्तुओं को, इनमें व्यापार को बढ़ावा दिया, विदेशी मुद्रा आती थी, कारीगरों को रोजगार और सामाजिक सम्मान प्राप्त हुआ और भारतीय वस्तुएं विदेशों में बहुत अधिक प्रसिद्ध थी। ये ध्यान रखना। सल्तनत पूर्व भारत की शिल्प की बात करें तो उस समय भारत के अंदर वस्त्र का निर्माण किया जाता था, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, बहुत सारे आभूषण इंडिया में बनाए जाते थे और यहां से जो बनकर जो माल है वो विदेशों में जाता था। विदेशी लोग खूब उसकी मांग करते थे। उस समय भारत में जो बेरोजगारी है वो इंडिया में कम हो गई, लोगों को रोजगार मिला, लोगों को खूब सम्मान मिला सल्तनत काल में, और विदेशों में खूब इंडिया की वस्तुएं बिकने लगी, खूब मांग होने लगी, क्योंकि उस समय भारत में शिल्प उद्योग बहुत, क्या क्या बनाते थे लोग, यहाँ कपड़ा बनाते थे, दूसरे देशों में बेचते थे लोग, यहाँ बहुत सारे धातुओं की वस्तु बनाते थे, बाहर भेजते थे लोग, आभूषण बनाते थे, मिट्टी, ये लोग, ये जो वस्तुएं बनाते थे वो विदेशी लोगों को खूब पसंद आती थी। तभी तो लोग इंडिया में, जो विदेशी लोग इंडिया में आए कि भाई इतने मजबूत लोग हैं ये। अब यहां पर हमने बात की है उनके शिल्प उद्योग के बारे में। हम बात करें, एक प्रश्न बना कि सल्तनत पूर्व स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, महिलाओं की स्थिति की पर कैसी थी। तो अपन बात करें कि सल्तनत काल में जो महिलाओं की स्थिति थी वो सामान्य थी। उन्हें शिक्षा और संपत्ति के सीमित अधिकार थे। क्या थे? सीमित अधिकार दिए हुए थे। शिक्षा, अपन बात करें उस समय जो महिलाओं की जो स्थिति थी, सल्तनत पूर्व की बात करें, महिलाओं की स्थिति, ये प्रश्न अगर परीक्षा में आता है तो उस समय जो महिलाओं की स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। अच्छी कैसे नहीं थी? तो आप उसमें बता सकते हैं कि यहां उनको शिक्षा और संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। जो बड़े बड़े राजकुल और बड़े बड़े जो परिवार की जो महिलाएं होती थी उनको ही पढ़ने का अधिकार था। ये ध्यान रखना, उनको ही पढ़ने का अधिकार। देखो आप, सल्तनत से पूर्व महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी। क्या थी महिलाओं की स्थिति? क्या थी? राजकुल
और जो बड़े परिवार की जो महिला है उनको ही पढ़ने का अधिकार था, उनको संपत्ति में अधिकार नहीं था। सल्तनत पूर्व महिलाओं की अगर हम बात करें, सल्तनत पूर्व भारत में विदेशी आक्रमण का क्या प्रभाव रहा? सल्तनत से पूर्व जो विदेशी आक्रमण हुए, देखो मोहम्मद गोरी आया, मोहम्मद गजनवी आया, इनका एक ही मकसद था भारत को खूब लूटो और लूटपाट करके अपने देश गौर प्रदेश चले जाओ। ये मोहम्मद गजनवी आए, उनको इंडिया में क्या होता है अच्छा नहीं लगा, ये चले गए, तो उन्होंने भारत को खूब लूटा। उनके बहुत सारे मकसद हुआ करते थे इंडिया में आक्रमण करने के लिए। मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गजनवी है, उनकी टक्कर भी हुई थी कई लोगों के साथ, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे इस बात पर। अब यहां पर देखते हैं, देखो हम बात कर रहे हैं, अगला जो हमारा जो बिंदु रहेगा, देखो संकेज खा। संकेज खा मंगोल साम्राज्य का एक संस्थापक था। मंगोल साम्राज्य का ये क्या था? संकेज खा है वो मंगोल साम्राज्य का ये क्या था? एक संस्थापक था। और संस्थापक होते उसने भारत के जो अधिकांश भाग रूस, अफगानिस्तान, फारस और अफगानिस्तान जैसे कई क्षेत्रों पर उसने क्या कर दिया था? उसने अधिकार कर दिया था। संकेज खा है वो मंगोल वंश, मंगोल साम्राज्य का क्या था? संस्थापक था। उसने चीन के अधिकांश भाग, रूस के भाग, मध्य एशिया, अफगानिस्तान, तुर्की आदि क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। किसने? संकेज खा ने। ये ध्यान रखना, ये मंगोलों का महान नेता था, ये ध्यान रखना। संकेज खा का देखो चित्र दिखाई दे रहा है, ये मंगोलों का महान नेता था। ये साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। मंगोलों का क्या था? महान नेता। साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसने चीन के अधिकांश भाग पर आधिपत्य किया। चीन पर भी उसको मजा नहीं आया, थोड़ा आगे और चला गया, रूस के अधिकांश भाग पर आधिपत्य स्थापित। थोड़ा आगे और गया, उसने फारस पर अधिकार कर दिया। फारस फिर भी कहता है, क्योंकि किसी की लालसा होती है, अपने भी होता है, खास मेरे 70% बने, मेरे 75% बनते तो कितना अच्छा होता सर। हमारी जो लालसा है वो कभी कम नहीं होती, तो इसी प्रकार इसकी भी लालसा कम नहीं हुई। चीन से भी रूस गया, रूस से फारस, फिर कहते हैं नहीं अफगानिस्तान को छोड़कर क्या करे, यहां पर भी अपना शासन होता है। यहां पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया। किसने? संकेज खा। ये मंगोलों का एक महान नेता था। संकेज खा मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था। नोट करने वाले वास्तविक तेमुजिन, उसका नाम क्या था? तेमुजिन। वास्तविक नाम क्या है? तेमुजिन। वह एक महान सैनिक विजेता था और एशिया के बड़े भाग पर अपना विजय प्राप्त की थी। ये ध्यान रखना, नोट। अगला जो हमारा बिंदु है, अगले बिंदु की अगर हम चर्चा करें, कई बिंदुओं पर भी हम बात करेंगे। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के ऊपर आक्रमण कब? सोमनाथ के ऊपर मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के ऊपर आक्रमण कब? और उस समय गुजरात का शासक कब था? कौन था? मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के ऊपर अटैक किया, तब टाइम पीरियड था 125। उस समय गुजरात के शासक थे भीमदेव प्रथम। ये सोलंकी वंश के रहने थे शासक। देखो मोहम्मद गजनवी का सिर्फ एक ही मकसद था, इंडिया में लूटपाट करना, धन लूटना। उसको पता चला कि गुजरात में एक सोमनाथ मंदिर है, वहां पर खूब सोना है, जाओ वहां पर अटैक करो और लूट के आ जाओ। तो मोहम्मद गजनवी पहले तो पता किया कि भाई उस समय के वहां के राजा कौन है, कि भाई भीमदेव प्रथम वहां पर राज करते हैं। किस वंश से बिलोंग करते हैं? तो भाई उन्होंने कहा कि इनके जो वंश है वो है चालुक्य वंश। अरे भाई चालुक्य वंश है तो उसको वर्तमान में क्या कहते हैं? कि चालुक्य वंश को वर्तमान में सोलंकी कहते हैं। और इसी सोलंकी वंश की अगर कुल देवी की बात करें तो वो माँ शैमक्री माता है। माँ शैमक्री, उसको खीमज माता भी कहा जाता है। वो स्वयं भिंदमाल में विराजती है। माँ कहां विराजती है? भिंदमाल में। अब एक बार तो मोहम्मद गजनवी को डर लगने लगा, क्या पता खीमज माता, शैमक्री माता ही लड़ाई करने के लिए आ जाए, डर लगा। फिर भी मोहम्मद गजनवी उनके ऊपर अटैक करता है। सोमनाथ के ऊपर 1025 में आक्रमण किया और उस समय वहां के शासक थे भीमदेव। भीमदेव उसमें क्या हुए? पराजित हुए थे। ये ध्यान रखना है, भीमदेव। उसमें गुजरात के शासक थे भीमदेव प्रथम, ये ध्यान रखना। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के प्रमुख कारण क्या थे?
अगर प्रमुख कारणों की बात पूछे तो देखो बहुत सारे कारण हैं। एक तो महमूद गजनवी, ये देखो मोहम्मद गजनवी का चित्र बताया गया है। अब मोहम्मद गजनवी क्या इंडिया में घूमने के लिए आया था? क्या कोई शॉपिंग करने के लिए आया था? क्या किसी से मिलने के लिए आया था? ये किसी से मिलने नहीं आया, ये तो एक लुटेरा था, लूटपाट करने के लिए भारत के अंदर आया था। अपन कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा उस समय का गैंगस्टर हुआ करता था, लूटपाट करने के लिए इंडिया में आया करता था। तो ये ध्यान रखा, किसी ने कहा होगा भाई आजा, यहां पर इंडिया वालों के पास पैसे की कमी नहीं थी, पैसे वाला देश था। तो ये भारत में क्यों आया था? तो पहला कारण था भारत की अपार धन संपत्ति को लूटना। ये ध्यान रखना, दो कारण पूछे जाते तो आप लिख सकते हैं। राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, अपना जो राज्य है उसकी स्थिति को सुधारने के लिए ये भारत के अंदर आया था। अपने इस्लाम धर्म का प्रसार करने के लिए महमूद गजनवी और महमूद गोरी इस इंडिया में आए थे। इस्लाम धर्म का खूब प्रसार करो, अपने धर्म को फैलाओ, यश और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए और अपने साम्राज्य विस्तार के लिए आए थे। कई इतिहासकार ये भी बात कहते हैं। तो अपन को सिर्फ दो ही बात का ध्यान रखना है बेटा, दो कारण पूछे जाते हैं। एक तो आप लिखेंगे धन दौलत को प्राप्त करना, दूसरा अपने इस्लाम धर्म का प्रसार करने के लिए, तीसरा साम्राज्य विस्तार करने के लिए, और चौथा यश एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए महमूद गजनवी भारत के अंदर इंडिया में आया था। ये ध्यान रखना। दूसरी बात करें अपन, महमूद गजनवी के आक्रमण से कौन सा जो परिणाम क्या निकला? महमूद गजनवी के आक्रमण से जो परिणाम है वो इंडिया में क्या निकला? देखो परिणाम क्या निकला, धन की हानि हुई, कई लोग मारे गए, धन की हानि हुई। दूसरा, पंजाब गजनी साम्राज्य में मिलाया गया। ये ध्यान रखना, दो हमें परिणाम। ये प्रश्न आपके यहां पर लिखा, महमूद गजनवी के आक्रमण के दो परिणाम क्या निकले, आप साथ में लिखिएगा बेटा। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम कौन से निकले? हम परिणाम की बात करते, मैं यहां लिखता हूं परिणाम। परिणाम क्या निकला? जन धन की भीषण हानि हुई, जन धन की भीषण हानि हुई, पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण था पंजाब को गजनी साम्राज्य में मिलाया गया। अब यार पंजाब से क्या लेना देना था, उसको भी गजनी साम्राज्य में उसने मिलाया, गजनी साम्राज्य में मिलाया, ऐसा व्यक्ति था। दो अपने परिणाम इंडिया में निकले थे, बहुत सारे परिणाम निकले। कई लोगों का कत्लेआम भी किया गया, तो कई लोगों को जबरदस्ती इस्लाम धर्म भी स्वीकार करवाया गया, बहुत सारे परिणाम निकले थे। लेकिन हम सिर्फ मात्र दो ही परिणामों की चर्चा करेंगे, ये ध्यान रखना। परिणाम अगले, ये प्रश्न यहां पर नहीं है, मैंने अलग से ये प्रश्न बनाया है, तो आप लिख सकते हैं। मोहम्मद गोरी की उपाधि कौन सी थी? मोहम्मद गोरी की उपाधि शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन है वो। महमूद गोरी की उपाधि कौन सी थी? शिहाबुद्दीन है वो। मोहम्मद गोरी का बचपन का नाम शिहाबुद्दीन था और उसकी उपाधि थी मुइजुद्दीन। क्या नाम था उसकी उपाधि? क्या नाम अगर हम बात करें तो वो है मुइजुद्दीन, ये उनकी उपाधि थी। कि ये तो उसके बचपन का नाम था, बचपन का प्यार कभी भूल मत जाना। इस तरीके से उनकी जो उपाधि थी उसका नाम था मुइजुद्दीन, ये उसकी उपाधि थी। क्या थी उपाधि? ये मोहम्मद गजनवी की उपाधि कौन सी है? मुइजुद्दीन, ये उसकी क्या थी? उपाधि थी। मोहम्मद गोरी की बात करते हैं। अब मोहम्मद गोरी की टक्कर होती है इंडिया में हमारे, हेलो, तो सुनिएगा, उनकी उपाधि थी मुइजुद्दीन और बचपन का नाम था शिहाबुद्दीन। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के कारण कौन से थे? क्या ये घूमने के लिए आया था? और घूमने नहीं आया, क्या उदयपुर में ये फतेह सागर झील देखने के लिए आया था? नहीं आया, उसको कोई मतलब नहीं था, कोई इंडिया में कोई इंडिया गेट वगैरह नहीं देखना था, उसको तो केवल भारत में लूटपाट मचानी थी। तो ये भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए आया था। पहला कारण है साम्राज्य स्थापित। दूसरा कारण है धन दौलत को लूटना इंडिया से। अरे तीसरा कारण की हम बात करें, इस्लाम धर्म का प्रसार करना। अरे चौथे कारण की बात करें तो यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। इसलिए मोहम्मद गोरी भारत के अंदर आया था। ये मोहम्मद गोरी का चित्र बताया गया, ये ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी को एक ही इस राजस्थान की तपोभूमि का शासक उसको टक्कर देता है, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान।
उस समय का जो पृथ्वीराज चौहान ने उसकी बहुत बड़ी कड़ी टक्कर दी थी, उससे टक्कर लेने वाला एक ही आदमी था, वो था पृथ्वीराज चौहान। तो कहते हैं कि 4 बांच 24 गज मोहम्मद गोरी को सुनाया भाई सुने कि 4 बांच 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांच 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, अरे ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान, अरे ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान। ये ध्यान रखना, इससे टक्कर हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, ये ध्यान रखना पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? अब देखो, अब मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित करने वाला व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति कोई मध्य प्रदेश से नहीं था, ना उत्तर प्रदेश से था, न पंजाब से था, वो हमारे राजस्थान से था, जिसको मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। कौन थे? पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था तराइन का प्रथम युद्ध, और तराइन हरियाणा में है। ये जानना कई बार ये सवाल परीक्षा में 100% आने की पूरी संभावना है। ये सवाल परीक्षा में आने की 100% संभावना है। यह है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह है 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। किसके मध्य लड़ा गया था? ये तराइन का युद्ध दिखाई दे रहा है, तो यह है मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया, और पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। जीत गया पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। कहा जाता है कि उस समय पृथ्वीराज चौहान ने उसी समय मोहम्मद गोरी को बंदी बनाकर मौत के घाट उतार दिया होता तो आज सल्तनत काल, आज इंडिया पर शासन उनका नहीं होता, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसको छोड़ दिया था। ये ध्यान रखना, ये गलती कर बैठा कि दिल गलती कर बैठता है, तो उसने उसी समय गलती कर दी, तो उसको भारी नुकसान उठाना पड़ा इंडिया को। ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, उसमें पहला युद्ध, ये तराइन कहां पर है? ये हरियाणा में। कहां पर है? ये युद्ध कहीं लड़ा गया था, वो हरियाणा में लड़ा गया था। ये ध्यान रखना। दूसरे युद्ध की बात करें, दूसरा युद्ध था तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध है वो 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ा और मोहम्मद गोरी की विजय हुई। अब मोहम्मद गोरी की विजय कैसे हुई? कि देखो, राजा महाराजाओं का एक सिस्टम होता है, जब भी उनको थोड़ी बहुत विजय प्राप्त होती है तो वो मौज मस्ती करने लग जाते हैं। यहाँ पर उस समय उसने पूरी तरह से यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़े फंक्शन वगैरह किया, घूमना, मौज मस्ती करना शुरू कर दिया। इधर उसका जो दुश्मन था जिनका नाम था मोहम्मद गोरी, और इस मोहम्मद गोरी ने अपनी सेना को सजाना शुरू कर दिया। बदला लेकर ही रहूंगा मेरे अपमान का, बदला लेकर ही रहूंगा मेरे अपमान का। वो गौर प्रदेश गया, गजनी गया, और वहां पर उसने अपनी सेना को सजाया, सेना को प्रशिक्षण दिया, और इतनी सेना मजबूत कर दी कि 1 वर्ष के बाद में पुनः पृथ्वीराज चौहान को ललकारता है युद्ध के लिए, और युद्ध उसी मैदान में करवाता है जिस मैदान में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी, वो था हरियाणा के अंदर। और इस बार मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और मोहम्मद गोरी की विजय हुई। तो कहा जाता है कि उस समय मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपने गौर प्रदेश ले जाता है और वहां पर उनको खूब यातनाएं देता है। उनकी यहाँ तक कहा जाता है कि उनकी आंखें को फोड़ दिया जाता है, हाथ को तोड़ दिया जाता है, पैर को तोड़ दिया जाता है। तो उस समय चंद्रबरदाई वहां उनका मित्र था, वो उनसे मिलने के लिए आता है, जिसका नाम था चंद्रबरदाई। क्या नाम था बेटा? चंद्रबरदाई। और ये पुस्तक चंद्रबरदाई ने एक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम था पृथ्वीराज रासो। ये सवाल परीक्षा में 2 नंबर में आए, तो आप लिख सकते हैं कि चंद्रबरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने
पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक अगर किसी ने लिखी थी तो वो चंद्रबरदाई ने लिखी थी। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में भी ये भी भूमिका अदा करता है, ये ध्यान रखना। दूसरे अगर प्रश्न की अगर हम बात करें, मोहम्मद गोरी के आक्रमण, मोहम्मद गोरी ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किस पर किया था? यह सवाल कई बार आता है। तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1178 ईस्वी में, मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण किस शासक पर किया? भारत पर, ये नोट करें, इसमें नहीं है, पहला आक्रमण किस शासक, इंडिया में आया और भारत पर पहले कहां गया था? तो उसने पहला आक्रमण गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय के ऊपर किया था। गुजरात के शासक, गुजरात के जो एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था भीमदेव द्वितीय, ये सवाल कई बार पूछा गया है, भीमदेव द्वितीय सवाल कई बार ये पूछा जाता है। और जब आक्रमण किया तब उसका टाइम पीरियड था 1178 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय के ऊपर आक्रमण किया, और जब आक्रमण किया तब उसका टाइम पीरियड 1178 ईस्वी में था। पहला अटैक कहीं किया तो वो गुजरात के अंदर किया अटैक, ये ध्यान रखना। दूसरी अगर हम बात करें तो संधावल का युद्ध कब और किस किस के मध्य लड़ा गया था? ये ध्यान रखना, संधावल का युद्ध। अपन बात करें, कई प्रश्न अपन बाहर भी निकालेंगे और कई प्रश्न यहां भी हैं, ये ध्यान रखना है। ये देखो, संधावल का युद्ध 1094 ईस्वी में, 1094 ईस्वी के अंदर संधावर का युद्ध लड़ा गया था। अब यही व्यक्ति एक ऐसा था जिसने मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था कि भाई तू आ इंडिया में, क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना चाहता था कि बदला लेकर ही रहूंगा, मेरे अपमान का बदला क्या। क्योंकि ये जो संधावर का यहाँ के जो शासक थे जयसंध गढ़वाल, और जयसंध गढ़वाल की एक बेटी हुआ करती थी जिनका नाम था सहयोगिता, और इस सहयोगिता से पृथ्वीराज चौहान ने जबरदस्ती शादी की थी। ये बात जयसंध गढ़वाल को अच्छी नहीं लगी। जयसंध गढ़वाल ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने मोहम्मद गोरी को निमंत्रण भेजा, तू इंडिया में आ और इंडिया में खूब लूट पाट कर, तब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये देखो, उसने साथ नहीं दिया होता तो मोहम्मद गोरी यहां पर नहीं आता, ये ध्यान रखना। संधावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, यहां पर लिखता हूं, ये चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो संधावर का जो युद्ध है वो 1194 ईस्वी में हुआ था, 1194 ईस्वी में ये युद्ध है। 1194 ईस्वी की अगर बात करते हैं, संधावर का युद्ध, ये मोहम्मद गोरी और जयसंध के बीच हुआ था। संधावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयसंध गढ़वाल वंश के शासक थे जयसंध गढ़वाल, जो कन्नौज के रहने वाले थे। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई। जयसंध गढ़वाल को पराजय का सामना करना पड़ा। जयसंध गढ़वाल की क्या हुई थी? पराजय हुई। मोहम्मद गोरी की क्या हुई? और जयसंध गढ़वाल को पराजय का सामना करना। संधावर का युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में, ये ध्यान रखना है। तो इस बात पर अपन बात करेंगे। दूसरी बात अगर हम करें तो दूसरी बात की अगर हम चर्चा करें तो दूसरे पाठ की प्रश्न की बात करें कि ये तराइन के द्वितीय युद्ध के परिणाम क्या निकले। अगर परिणाम की बात करें तो उसमें चौहानों की शक्ति को प्रबल आघात पहुंचा, चौहानों की शक्ति को प्रबल आघात पहुंचा और अजमेर तक मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया। हासिल से लेकर अजमेर तक मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया। एक और प्रश्न मैं यहां से बाहर निकालता हूं, देखिएगा कि तराइन के द्वितीय युद्ध के परिणाम क्या निकले। ये तराइन के
द्वितीय युद्ध के परिणाम क्या निकले? तो परिणाम में ये निकले, चौहानों की शक्ति को प्रबल आघात पहुंचा। चौहानों की शक्ति को, चौहानों की शक्ति को प्रबल आघात पहुंचा, प्रबल आघात। दूसरा परिणाम निकला कि हासी से लेकर अजमेर तक मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया। हासी से लेकर अजमेर तक मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया। ये दो परिणाम हैं। जन धन की भीषण हानि हुई। तीसरा परिणाम ये निकला, जन धन की भीषण हानि हुई थी। ये ध्यान रखना, मैंने प्रश्न निकाले हैं तराइन के द्वितीय युद्ध के परिणाम। अब यहां पर प्रश्न दिखाई दे रहा है तैमूर। ये तैमूर कौन था? तैमूर कौन था? 1398 ईस्वी में तैमूर लंक ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। उस समय भारत का शासक था जिनका नाम था महमूद। क्या नाम था? महमूद। महमूद के समय ये इंडिया का जो समय शासक था जिनका नाम था महमूद। 1398 ईस्वी में महमूद जो तैमूर लंक ने इंडिया पर आक्रमण किया और आक्रमण करके उसने दिल्ली को खूब लूटा। मैं तो दिल्ली का लूटपाट करूंगा, दिल्ली दिल वालों की है, इसलिए दिल्ली पर खूब लूटपाट करो। दिल्ली के पास, दिल्ली में पैसे बहुत थे उस समय की बात करें, आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत थी। तो तैमूर लंक आया और तैमूर लंक जब आया था तब टाइम पीरियड था 1398 ईस्वी में, और उसने उस समय दिल्ली को खूब लूटा। क्या होता? दिल्ली को खूब लूटा। उस समय दिल्ली के जो शासक थे वो थे महमूद। क्या नाम था? दिल्ली के जो शासक कौन थे? वो थे महमूद। अब देखो, बहुत अच्छा प्रश्न आपको यहां पर दिखाई दिया। लाख बख्श की उपाधि किसकी थी? लाख बख्श की उपाधि किसकी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श अब क्यों कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक उदार एवं दानशील प्रवृत्ति का होने के कारण, कुतुबुद्दीन ऐबक उदार एवं दानशील प्रवृत्ति का होने के कारण, प्रवृत्ति का होने के कारण उसको लाख बख्श की उपाधि से नवाजा गया। लाख बख्श किसकी उपाधि है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी यही कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गुलाम वंश का संस्थापक था। यह भी सवाल कई बार निकलता है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक की अगर बात आती है, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक की अगर कोई बात आती है तो वास्तविक संस्थापक में वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश है वो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक थे। ये उनके दामाद थे। ये उनके ससुर जी और ये दामाद, बेटा योग्य नहीं था, कमजोर था। अपेकन मारवाड़ी मन बेटा में कोई लखन नहीं था, इस कारण से जमाई को बुलाया। कहां बुलाया? जमाई को। और जमाई ने दिल्ली के ऊपर क्या कर दिया? शासन कर दिया। तो ये ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक था वो इल्तुतमिश। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक को एक और उपाधि से नवाजा गया। कई बार यह भी सवाल पूछा जाता है कि कुरान खां किसकी उपाधि है? कुरान खां। इनको कुरान खां की उपाधि से नवाजा गया। ये कुरान का बड़ी सुरीली आवाज में गायन करता था। कुरान का सुरीली आवाज में गायन करने के कारण, कुरान का सुरीली आवाज में गायन करने के कारण, कुरान का सुरीली आवाज में गायन करने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां कहते। एक उनकी और उपाधि थी जिनका नाम है हातिम दिथ्य। ये भी उनकी उपाधि हुआ करती थी। ये ध्यान रखना, ये दो ही उपाधि परीक्षा में पूछी जाती है। कुरान खां किसकी उपाधि थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुरान का सुरीली आवाज में गायन करने के कारण, बड़ी मीठी आवाज थी कुरान का, खूब अच्छी। कुरान है वो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो उसका खूब सुरीली आवाज में, इसकी राग बड़ी अच्छी थी, मीठी राग है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए उसको कुरान खां कहा जाता। अब लाख बख्श क्यों कहा गया? यह बहुत बड़ा उदार था, दयालु व्यक्ति था। कोई गरीब व्यक्ति उनके पास आता था, कोई विधवा स्त्री उनके पास आती थी, या कोई ब्राह्मण है, भिक्षुक वगैरह होते थे, तो उसको खूब दान देता था बिना विद्यार्थियों के, इसलिए उसको लाख बख्श की उपाधि। एक सवाल अगर यहां से बनता है
कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक है जिनकी राजधानी लाहौर रही थी? वो कुतुबुद्दीन ऐबक। सिर्फ मात्र एक ही सुल्तान ऐसा था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली को नहीं बनाकर लाहौर को बनाई थी, ये ध्यान रखना। लाहौर, लाहौर किसकी राजधानी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा से उसने मान्यता प्राप्त नहीं की? वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। उसने खलीफा से कोई मान्यता प्राप्त नहीं की थी और अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। उसने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा, ये ध्यान रखना। ये तो अपन कुतुबुद्दीन ऐबक से चर्चा की। कुतुबुद्दीन ऐबक की इमारतें कौन सी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की इमारतें, कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रमुख इमारत में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहां पर है? दिल्ली में। और इसको बनाने वाला व्यक्ति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहां पर है? दिल्ली में है। और इसको बनाने उसका करने वाला कौन था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसका पूरा कार्य, पूर्ण रूप से कार्य अगर कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसका काम अधूरा छोड़ के चले गए। तो इसके बाद में उसके जमाई साहब जिनका नाम है इल्तुतमिश, और इस इल्तुतमिश ने उसका कार्य पूर्ण किया था, ये ध्यान रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो इमारतें कौन सी थी? 2 इमारतों का नाम लिखना है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहां पर है? दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में। ये ध्यान रखना है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रमुख इमारतों में उनका नाम आता है, ये ध्यान रखना। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, सॉरी ये नहीं है उसमें, इल्तुतमिश ने। ये कुतुब मीनार की हम बात करते हैं। यहां पर अपने थोड़ा इसमें इस तरीके से अपन यहां पर कुतुब मीनार की बात कर रहे हैं अपन। चलो, कुतुब मीनार क्या है? कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस कुतुब मीनार का कार्य प्रारंभ किया और उसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। ये देखो कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। और इस कुतुब मीनार का जो बनाने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को प्रारंभ किया था। और उसका पूर्ण करने का अगर ठेका किसी के पास में था तो वो इल्तुतमिश ने उसको पूरा किया था, ये ध्यान रखना है। इल्तुतमिश ने उसको पूरा किया था, ये ध्यान रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया और उसका पूर्ण रूप से इल्तुतमिश ने उसके कार्य को पूरा किया था। ये ध्यान रखना है। सालिसा मंडल ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल परीक्षा में पक्का 100% आएगा। सालिसा मंडल से आप क्या समझते हैं? इल्तुतमिश ने अपने 40 अमीरों का एक गुट बनाया था जो उनके विश्वास पात्र लोग थे। इल्तुतमिश ने अपने 40 अमीरों का एक गुट बनाया, एक संगठन बनाया जो उनके विश्वास पात्र लोग थे। उसको सालिसा मंडल कहा जाता था। ये बड़े शक्तिशाली लोग थे, इससे कोई टक्कर नहीं लेता था, इतने शक्तिशाली लोग थे, ये ध्यान रखना। चालीसा मंडल क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में 100% आएगा। इसको 100% कीजिएगा बेटा, 100%। इल्तुतमिश ने क्या क्या बनाया था? इल्तुतमिश के प्रमुख भवन कौन कौन से थे, ये ध्यान रखना है। इल्तुतमिश ने क्या क्या बनाया था और क्या क्या नहीं बनाया। इल्तुतमिश ने क्या क्या बनाया? इल्तुतमिश द्वारा निर्मित भवनों के नाम। कुतुब मीनार का विस्तार किया उसने, कुतुब मीनार, और सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनाया था। इल्तुतमिश के प्रमुख भवन कौन कौन से थे, ये ध्यान रखना। भवन में कुतुब मीनार का विस्तार किया, कुतुब मीनार उसने बनाई, और सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनाया था इल्तुतमिश ने। नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा बनाया था, ये भी लिखो। इल्तुतमिश ने क्या क्या कार्य किया? नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा बनाया था इल्तुतमिश ने। महमूद का मकबरा बनाया किसने? इल्तुतमिश ने। एक तो ये उसने कार्य किया था। दूसरे अगर उसने कार्य किया था, हौज शमसी मस्जिद बनाई थी। हौज शमसी
मस्जिद बनाई थी। तीसरा अगर हम बात करें तो उसने बदायूं की जामा मस्जिद बनाई थी। बदायूं में जामा मस्जिद बनाई भाई, बदायूं में जामा मस्जिद बनाई, बदायूं में जामा मस्जिद, ये ध्यान रखना। इल्तुतमिश ने क्या क्या अपने जीवन काल के अंदर बनाया? एक, उसने कुतुब मीनार का विस्तार किया, सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया। नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा इल्तुतमिश ने बनाया था। हौज शमसी मस्जिद इल्तुतमिश ने बनाई थी। बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था, ये ध्यान रखना। ये जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक के बारे में पूछा जाता है तो आप सीधा इसका उत्तर लिखेंगे इल्तुतमिश, ये ध्यान रखना। बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण हौज शमसी, नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा हौज शमसी, बदायूं में जामा मस्जिद, कुतुब मीनार का विस्तार, सुल्तान की गढ़ी, मकबरा, ये ध्यान रखना। इल्तुतमिश की मुद्रा कौन सी थी? इल्तुतमिश ने 175 ग्राम की चांदी की मुद्राएं चलाई, उसको टका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टक्का। क्या कहा जाता था? टक्का, जीतल, टक्का चांदी और जीतल तांबा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में 100% आने की संभावना है 100%। कि इल्तुतमिश ने जो चांदी का सिक्का चलाया उसको क्या कहते थे? टका। इल्तुतमिश ने जो तांबे का सिक्का चलाया उसको क्या कहते थे? जीतल। और कितने ग्रेन के होते थे? 175 ग्रेन के सिक्के थे, ये ध्यान रखना। इल्तुतमिश की मुद्रा की बात करते हैं। इल्तुतमिश ने 175 ग्रेन के जो चांदी का सिक्का चलाया इसको बोलते थे टक्का। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट करने योग्य बात है, कॉपी में नोट कीजिएगा। और तांबे का जो सिक्का चलाया इसको जित्तल कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को क्या कहते थे? जित्तल। ये नोट करने योग्य बात है, ये ध्यान रखना। अब देखो बहुत अच्छा प्रश्न की हम बात करेंगे, बढ़िया प्रश्न है। इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठते समय किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो दो अमीर है, एक तो यल्दौज और कुशाबा नामक दो अमीर थे। ये भी दिल्ली पर बैठना चाहते थे, उन्होंने उनका विरोध किया। यल्दौजा और कुशाबा के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इल्तुतमिश, ये देखो बड़े प्रश्नों में भी आप लिख सकते हैं, इल्तुतमिश के सामने दिल्ली पर बैठते समय कठिनाइयां। इल्तुतमिश के सामने दिल्ली पर बैठते समय कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये मैंने खुद लिख रहा हूं प्रश्न। पहली प्रश्न थी यल्दौज और कुशाबा का विरोध। यल्दौज ये अमीर थे, यल्दौज व कुशाबा का विद्रोह, ये उसकी कठिनाई का सामना करना पड़ा। दूसरी अगर हम कठिनाई की बात करें, राजपूत नरेश की अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहते थे। राजपूत नरेश अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहते थे। दो कठिनाइयां। दूसरा है ख्वारिज्म के मांगबर्दी, जलालुद्दीन मांगबर्दी का विरोध। ये उनके शुरुआत में उसको कठिनाई का सामना करना पड़ा था, ये ध्यान रखना। यल्दौज कुशाबा का विद्रोह का सामना इल्तुतमिश को करना पड़ा। राजपूत नरेशों की स्वतंत्रता का सामना करना पड़ा। तीसरा हम जो मंगोल वंश के जो मांगबर्दी, जलालुद्दीन मांगबर्दी, उनके विरोध का सामना। ये तो था इल्तुतमिश के विद्रोह में। दूसरा है इल्तुतमिश ने किस मंगोल शासक को दिल्ली की रक्षा करने के लिए रक्षा की थी? किस मंगोल शासक से, संकेज खां से अपने दिल्ली की रक्षा की थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने किस मंगोल शासक से दिल्ली की रक्षा की थी? तो वो संकेज खां से दिल्ली की रक्षा की थी। संकेज खां से दिल्ली की रक्षा की थी इल्तुतमिश ने, ये ध्यान रखना, नोट करें, ये प्रश्न वहां पर नहीं है। सालिसा दल का गठन किसने किया था और क्यों?
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सालिसा दल क्या है? सालिसा दल का गठन किसने, यहां पर लिखता हूं, ये लिखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पक्का आएगा। सालिसा दल का गठन किसने किया था? गठन इल्तुतमिश ने 40 अमीरों का दल बनाया, जिसे सालिसा मंडल कहा जाता था। और इस सालिसा दल का गठन इल्तुतमिश ने, 40 अमीरों का दल था, इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। और इस दल को नष्ट करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो था बलबन। बलबन ने सालिसा दल को समाप्त किया था। किसको? बलबन ने। ये ध्यान रखना, सालिसा दल का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। और उसका पतन किसने किया था? बलबन ने इसका पतन किया था। ये ध्यान रखना, बहुत नोट करने योग्य बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बता रहा हूं, तो ये ध्यान रखना। सालिसा दल वाला अपन बात करें। सालिसा दल का नष्ट करने वाला व्यक्ति का अगर नाम पूछा जाता है सुल्तान का, वो था बलबन। बलबन ने सालिसा दल को नष्ट किया था, ये भी नोट करें अपने कॉपी में अलग से। और सालिसा दल को बनाने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। ये नोट करने योग्य बात है। अब हम बात करते हैं प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ये ध्यान रखना, ये हमेशा पुरुष का वेश धारण करती थी, लाल टोपी, लाल वस्त्र धारण करती थी और लाल वस्त्र पहनकर ही न्याय करती थी। ये बात उनके अमीरों को अच्छी नहीं लगी कि कोई महिलाओं की हमारे शासन करे। प्रथम महिला शासिका का अगर नाम पूछा जाता है तो वो है रजिया सुल्तान। कौन सी है? ये सवाल 2 नंबर में आने की संभावना रहती है कि प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के पतन के कारण कौन से थे? अगर रजिया सुल्तान के पतन का अगर कोई कारण पूछा जाता है तो आप इसका क्या लिखेंगे? तो पतन के कारण में है उनके अमीरों का विरोध और तुर्कों की असंतुष्टि। पतन के कारण क्या? अमीरों ने विरोध किया। जैसे ही ये राजगद्दी पर बैठी तो बहुत बड़े बड़े जो अमीर थे उनको विरोध किया, क्योंकि एक महिला का राजगद्दी पर बैठना इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। ये लोग तुर्क लोग हैं, वे उससे असंतुष्ट थे कि एक महिला कैसे शासन कर सकती है। ये उसके पतन का कारण था। और दूसरी है रूढ़िवादी मान्यता, ये भी रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण था। पहली तो है अमीरों का विरोध, तुर्कों की असंतुष्टि, रूढ़िवादिता, और तीसरा है रजिया का महिला होना। रजिया का महिला होना ये भी उनके पतन के कारण जिम्मेदार थे। प्रथम महिला शासिका कौन थी? प्रश्न आ जाए 2 नंबर में तो आप लिखेंगे रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। ये ध्यान रखना। अगले बिंदु की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला जो हमारा जो बिंदु रहेगा वो कौन सा रहेगा? बलबन का राजतत्व सिद्धांत क्या है? सुल्तान ईश्वर का प्रति नायब ए खुदा। नायब ए खुदा का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। ईश्वर का जो प्रतिनिधि है उसका नाम है नायब ए खुदा। ये ध्यान रखना है। बलबन के राजतत्व सिद्धांत क्या थे? नायब ए खुदा। बलबन का मानना था कि स्वयं ईश्वर ने मुझे जनता की रक्षा करने के लिए भेजा है, अल्लाह ने खुद भेजा है। हमारे जो नियम है वो स्वयं भगवान के द्वारा बनाए, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं और हमारे कानून ही सर्वोपरि है। तो ये ध्यान रखना, उसने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा कि जो मैंने जो कानून बनाए हैं वो आपको मानने पड़ेंगे, क्योंकि ये स्वयं मैंने नहीं बनाए, ये अल्लाह ने बनाए, क्योंकि मैं तो अल्लाह का क्या हूं? प्रतिनिधि हूं। नायब एक खुदा, सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि। बलबन का राजतत्व, बलबन ने सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हुए कहा कि स्वयं मैं अल्लाह का प्रतिनिधि हूं, मेरे नियम और कानून है वो स्वयं भगवान के, अगर आप मेरे नियम और कानून को नहीं मानते हो तो स्वयं आप अल्लाह का उल्लंघन कर रहे हो। इस तरीके से उसने बलबन का राजतत्व सिद्धांत था। सालिसा दल का दमन किसने किया था? बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने सालिसा दल को मिटा दिया, क्योंकि ये लोग इतने मजबूत हो गए थे, इतने शक्तिशाली हो गए थे कि राजा को भी उनके अधीन रहना पड़ता था। ये लोग जो कहते थे राजा को मानना पड़ता था।
अगर राजा नहीं मानता था तो उनको सत्ता, ये लोग इतने मजबूत हो गए थे समय में कि जिसको चाहे राजा बना सकते थे, जिसको चाहे राजा के पद से हटा सकते थे। तो ये बात बलबन को अच्छी नहीं लगी और बलबन ने इन 40 अमीरों का दल बड़ी चतुराई से उनको नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। ये ध्यान रखना। दूसरा बात है बलबन के सिद्धांत। इनके सिद्धांत कौन से थे? ये देवी अधिकार का सिद्धांत था। ये स्वयं आपको भगवान का प्रतिनिधि मानते थे, देवता का प्रतिनिधित्व मानते थे। देवी अधिकार का उनका सिद्धांत था। कठोर अनुशासन, उसने रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई थी। किसने? बलबन ने। उनके जो साम्राज्य में कठोर अनुशासन था। छोटी सी गलती करने पर कठोर दंड दिया जाता था। एक बार उसके सेनापति दुर्गुन ने गलती कर दी, उसको 500 कोड़े लगवाए। सभी के साथ न्याय समान था। एक दिन दरबार चल रहा था बलबन का, तो उस समय उसके पुत्र का निधन हो गया, देहांत हो गई। तो उस समय बलबन ने अपना दरबार जारी रखा और बाद में एक कमरे में जाकर फूट फूट कर रोता है। बलबन ऐसा शासक था, न्यायप्रिय शासक था। उनके दरबार में उसने 2 नियम लागू किए थे, जिसका नाम था सिजदा और पायबोस। सिजदा का मतलब होता है घुटने टेक कर प्रणाम करना और पायबोस का मतलब होता है पैरों को छूना। ये ध्यान रखना। ये कई बार ये सवाल परीक्षा के अंदर पूछा गया, इस पर भी हमें चर्चा करूंगा। ये ध्यान रखना। उनका जो कठोर, उन्होंने रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई। रक्त और लोहे की नीति अपनाते हुए अपने शासन को इतना मजबूत कर दिया। उनको लगा कि ये व्यक्ति अपने काम का नहीं है, तो उनको रास्ते से कैसे हटाए, उसने सभी कार्य किए। आप कह सकते हो वर्तमान समय की हम बात करें तो एक समय का ये हिटलर हुआ करता था, मुसोलिन हुआ करता था, तानाशाही प्रवृत्ति। अब किंग जॉन से उसकी भी तुलना कर सकते हैं। ऐसा बलबन हुआ शासक था। ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रहता है। ये ध्यान रखना। घोड़े दागने, देखो दाग है वो हुलिया पड़ता क्या? दाग, घोड़े पर निशान लगाना, ये कहलाता था। घोड़े पर निशान लगाना, ये दाग, यानी घोड़े को जो निशान लगाना, ये क्या कहलाता था? दाग पड़ता। घोड़े को परखना और दाग यानी घोड़े पर निशान। हुलिया यानी सैनिकों का विवरण। सैनिकों का जो सैनिकों का विवरण जिस रजिस्टर में नोट किया जाता था कि उसका क्या नाम है, कैसे है, कैसी योग्यता है, तो उसको हुलिया कहा जाता था। सैनिकों के विवरण को हुलिया कहते थे। घोड़ा दागने की प्रथा को दाग कहा जाता था। घोड़े पर निशान लगाने की प्रथा को दाग कहा जाता था। ये ध्यान रखना है। घोड़ों को दागने की प्रथा को दाग कहते थे और सैनिकों का हुलिया नोट करने को हुलिया कहा जाता था, विवरण नोट करने के लिए। ये ध्यान रखना। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में। उनके जो सेनापति का नाम आता है मलिक काफूर, एक प्रकार का हिजड़ा था। क्या था? हिजड़ा था। क्या था? हिजड़ा। अलाउद्दीन खिलजी के उस सेना, आपका प्रश्न कई बार 2 नंबर में आता है, मलिक काफूर से क्या समझते हैं? कि मलिक काफूर था वो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, वो एक हिजड़ा था। क्या था? हिजड़ा। उनके दूसरे सेनापति में उल्लू खां, नुसरत खां और अल्प खान। उनके सेनापति कौन थे? मलिक काफूर, उल्लू खां, नुसरत खां और अल्प खां हैं, वो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हुआ करते थे। बाजार अधिकारी, ये बाजार अधिकारी की बात कर, बाजार, एक तो सहना ए मंडी कौन होता था? सहना ए मंडी कौन होता था? ये बाजार का अध्यक्ष हुआ करता था। बाजार का एक खाद्यान्न बाजार का अध्यक्ष होता था। सहना मंडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खाद्यान्न बाजार का अध्यक्ष होता था। बाजार का अध्यक्ष होता था। खाद्यान्न बाजार की अध्यक्ष को सहना ए मंडी कहते थे। दीवाने रियासत किसे कहते थे? कपड़ा विभाग के अधिकारी को दीवाने रियासत कहा जाता था। लिखिएगा, कपड़ा विभाग के अधिकारी को दीवाने रियासत कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार सवाल यहां से पूछा गया है कि बाजार अधिकारी सहना ए मंडी, ये खाद्यान्न विभाग का अधिकारी था। दीवाने रियासत,
ये कपड़ा बाजार का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय, एक के साथ के समय की बात करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं दक्षिण के राजा। दक्षिण पर अलाउद्दीन खिलजी ने, दक्षिण के कौन कौन से राजाओं पर, एक तो रामचंद्र जो देवगिरी से थे, वीर बल्लाल होयसाल से थे, इनके ऊपर, ये दक्षिण के राजाओं पर उसने क्या कर दिया, आक्रमण किया था। ये ध्यान रखना। दक्षिण के राजाओं की अगर हम बात करते हैं तो उनका नाम पहले दिया जाए, देवगिरी के रामचंद्र और वारगल के राजा प्रताप रुद्रदेव। वीर बल्लाल होयसाल से, देखो वारगल के राजा प्रताप रुद्रदेव, तीन राजाओं के, दक्षिण के राजाओं का नाम बताओ जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। एक राजा का नाम है रामचंद्र देव, ये देवगिरी के राजा थे, इसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी एक एक ने आक्रमण किया। दूसरा है वीर बल्लाल, ये होयसाल के राजा थे, इसके ऊपर एक के अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया। तीसरा है वारगल के एक राजा साहब थे जिनका नाम था प्रताप रुद्रदेव, और प्रताप रुद्रदेव के ऊपर, वारगल के राजा प्रताप रुद्रदेव के ऊपर भी एक के अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। ये ध्यान रखना है। ये आपको इस बात का अपन क्या करना है, ध्यान रखना है। अलाउद्दीन की उत्तरी विजय, उत्तरी भारत के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय अभियान है, इस पर अपन चर्चा करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की उत्तरी भारत की विजय अभियान।